जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और परदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ अदील एहसान और एक बार फिर आपकी ईमेल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। और सबसे पहली जो ईमेल है ये है जी, इन्होंने लिखा है कि जी मेरा जो है वो नाम मत लें आप। तो मैं इनका नाम बिल्कुल ही नहीं ले रहा। लेकिन इनका ईमेल जो एड्रेस है ये @yahoo.com पे ख़त्म हो रहा है। और ताकि इनको पता चल जाए कि इनकी ईमेल है। और थोड़ा-सा ये भी बता दूँ कि कौन-सी डेट्स की जो हैं वो मैं ईमेल पढ़ रहा हूँ। तो ये 17 अगस्त की ईमेल है इनकी भेजी हुई। ये लिख रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, अल्लाह पे यकीन है आप सेहत से होंगे, बराए मेहरबानी मेरा नाम ना लें। और इसके बाद इन्होंने लिखा जी, सवाल ये है कि पाकिस्तान से आते वक्त पीसीसी और तालीमी कागजात के अलावा अगर कोई डिपार्टमेंटल कोर्सेज़ या किसी किस्म के और सर्टिफिकेट्स वगैरह हों तो वो भी फ़ॉरेन ऑफिस और पुर्तगाल एम्बेसी से वेरीफाई करवाने चाहिए या ज़रूरत नहीं। तो सर ये जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर तो देखें आपने यहाँ पे कोई ऐसी जॉब अप्लाई करनी है तो जिसके लिए आपको लगता है कि ये सर्टिफिकेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो फिर भी मेरा ख्याल है कि ये फ़ॉरेन ऑफिस से उसकी अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं, अनटिल कि ये कहीं किसी सरकारी दफ्तर में आपने पुर्तगाल के यहाँ पे इस्तेमाल करने हों। और मैक्सिमम आपको ये पीसीसी एक अटेस्ट करवाना होता है और ये पीसीसी भी आपको इनिशियली बिल्कुल नहीं चाहिए होगा। ये जब आपकी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट होती है, फ़र्ज़ करें अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हैं, आर्टिकल 88 या 89 में फ़ाइल लॉक की है, तो इसको तकरीबन साल से 1.5 साल या 2 साल भी लग सकते हैं। तो तब जाके आपके पीसीसी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए इनिशियली मैं अपनी वीडियोज़ में अक्सर ज़िक्र करता रहता हूँ कि आपको शुरू में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका पासपोर्ट और प्लस आपका कोई भी प्रूफ़ ऑफ एड्रेस, जिसमें आपका घर का बिजली का, गैस का, पानी का, मोबाइल का बिल वगैरह हो सकता है। आपका आईडी कार्ड अगर उस पे एड्रेस लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये वेरीफ़ाई करे कि आपका एड्रेस क्या है। और ये भी समझ लें कोई वो सर्टिफ़ाइड डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, ये सिर्फ़ आपने पुर्तगाल का जो टैक्स नंबर लेना होता है उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि जी ये बंदा अगर पाकिस्तान से आया तो वहाँ का कोई साथ इसका जो है वो बिल वगैरह जिस पे इंग्लिश में जो है वो एड्रेस लिखा हो। तो ये कोई इतनी शुरू में अक्सर लोग, मैं इस पे पहले भी बता चुका हूँ कि कोई लंबा चौड़ा कागज़ात का पलंदा उठा के साथ आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अहम हैं उनको आप अपने साथ बिल्कुल रखें, लेकिन ये पुर्तगाली एम्बेसी से टेस्ट करवाने की या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी टेस्ट करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी जी ईमेल इनकी। और इसके बाद अगली जो ईमेल है, इनका नाम है जी अशर। और ये लिख रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम डियर सर, माय नेम इज़ अशर एंड पूरा नाम नहीं ले रहा इनका भी। एंड आई एम आगे इन्होंने अपनी एज लिखी है। आई हैव अ बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बी.कॉम एंड अराउंड 20 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग इन पाकिस्तान एंड इन दुबई। नाउ डेज आई एम इन पाकिस्तान एंड रनिंग माई ओन बिजनेस as an easy paisa and jazz cash agent. My business bank statement is good, as around average 200k daily DR and CR transaction. Really appreciate your page of Facebook and help other for immigration issues of Portugal. Actually, I want to move in Europe for better future of my family, and I think Portugal is best choice in the light of following points. Please give me advice how I can start my visa process. Which visa category is good for me? तो देखें ये जो हाउ है, आप अगर ग्रुप में शामिल हैं तो आपको पता है मैं अक्सर वहाँ पे भी लोगों को टिप्स वगैरह देता रहता हूँ। स्टार्ट तो जाहिर है किसी भी एम्बेसी को पकड़ लें आप, और उस एम्बेसी को पकड़ने से मुराद उसकी वेबसाइट को पकड़ें और वहाँ पे जो चेक लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की वो देखें। और आगे ये जो वीज़ा कैटेगरी है तो देखें, अगर आप पुर्तगाल का अप्लाई कर रहे हैं तो D2 बिजनेस प्लान के साथ, D7 पैसिव इनकम के साथ, और D8 अगर आपकी इनकम जो है वो पुर्तगाल की मिनिमम वेज 760 को मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो ये तकरीबन 3140 यूरो बनते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आप D8 वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन पुर्तगाली एम्बेसी का एक मसला जो हम देख रहे हैं कि वीज़ा देने में कोई इतनी ज़्यादा लीनियंट नहीं है। अभी रिसेंटली आज से कोई हफ्ता 2 हफ्ता पहले D8 के पूरे जो भी उसकी इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई थी, तो वो नौजवान का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। तो मैं हैरान रह गया कि एक बंदा 3,000 या 3200 यूरो से भी ज़्यादा मंथली कमा रहा है। तो ये मेरा ख्याल है उसके साथ ज़्यादती नहीं है, अपने मुल्क के साथ ज़्यादती है कि अगर क्योंकि ज़ाहिर है वो आपकी इनकम पे तो सरवाइव नहीं करना, उसने अपनी इनकम पे सरवाइव करना है। तो ऐसे लोगों का भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाना समझ से बाहर है। इन लोगों का क्या क्राइटेरिया, किस बेस पे वीज़ा देते हैं या नहीं, ये आज तक मैं नहीं समझ सका। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वीज़ा लगवाने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का पलंदा होना चाहिए, और इन सब कागजात के बावजूद ये गारंटी नहीं है कि वीज़ा मिलेगा या नहीं। तो ये एक हकीकत है। अनफॉर्चुनेटली ये क्यों ऐसा किया जाता है, उनकी भी कोई पॉलिसी है या कोई नंबर ऑफ़ पीपल उन्होंने फ़िक्स किए हुए हैं कि इतने लोगों को वीज़े देने हैं और उसके बाद हमने रिफ्यूज़ करना है। और बाज़ दफ़ा ऐसे ऐसे लोगों के भी वीज़े लग जाते हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता। तो ये समझ लें कोई अल्लाह ताला मेहरबान जिस पे भी हो जाए तो उसकी किस्मत। आगे आपने जो लिखा है कैटेगरी, ये अब मैंने बता दिया। सिंगल वीज़ा प्रोसेस इज़ बेटर और फैमिली वीज़ा। देखें, अगर आपकी फैमिली ने कभी विज़िट नहीं किया और आपने भी विज़िट नहीं किया कहीं भी किसी भी दूसरे यूरोपियन कंट्री का, तो कभी भी फैमिली के साथ मत अप्लाई करें। और इसके बाद लिखा जी, कैन माई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विल हेल्प मी इन माई वीज़ा प्रोसेस। ऑफ कोर्स सर, ये तो समझ लें जितने ज़्यादा आपके एसेट्स हैं, जितना ज़्यादा आपका बैंक बैलेंस है, जितनी ज़्यादा आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा आपकी फैमिली टाइज जो हैं विच कुड ब्रिंग यू बैक इन योर होम कंट्री, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं आपके लिए। इसके बाद आपने लिखा जी, एम्बेसी अपॉइंटमेंट विल ईजी और स्टक इन दीज डेज़। देखें, एम्बेसी ये डिपेंड करता है आप किस एम्बेसी में अप्लाई करने जा रहे हैं। और अब मैं कहूँगा कि खुशकिस्मती है कि आप जिस मुल्क में बैठे हैं वहाँ पे बड़े काम हो जाते हैं। मैं ऑफिशियली कुछ चीज़ें ऑन कैमरा नहीं भी कहता, लेकिन मेरा ख्याल है समझने वाले समझ जाते हैं कि किस हवाले से बात हो रही है। तो जहाँ जिन मुल्कों में हम रहते हैं वहाँ पे कुछ काम जो हैं वो पॉसिबल नहीं है, चाहे आपके पास पैसा है, चाहे आपके पास सिफारिश है। लेकिन पाकिस्तान में जो है इसको अब सही कह लें या गलत कह लें, तो ये जो आपने लिखा है कि अपॉइंटमेंट, तो अनफॉर्चुनेटली इसमें भी जो है एजेंट माफिया घुसा हुआ है। और गो के ये बिल्कुल एक गलत हरकत है। मैं कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा, लेकिन क्या करें, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और हर चीज़ में कहीं ना कहीं से ये माफिया जो है वो घुसकर आम लोगों के लिए भी चीज़ें जो है वो मुश्किल बना देता है। बाकी सर ये डिपेंड करता है आप किस एम्बेसी में अप्लाई करने जा रहे हैं। हमेशा उस एम्बेसी में अप्लाई करें वीज़ा। अगर आपका कोई यूरोप में कोई फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर है, उनसे इनविटेशन लेटर मंगवाएं, स्पॉन्सरशिप लेटर मंगवाएं, और फिर उस बेस पे करें। अगर आप बिज़नेस की बेस पे कर रहे हैं तो बिज़नेस इनविटेशन होनी चाहिए। अगर आप कोई एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं तो उस एग्जीबिशन का टिकट होना चाहिए, उस एग्जीबिशन की तरफ से आपको इनविटेशन रिसीव होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हेल्प करती हैं आपको वीज़ा लेने में। बेटर टिप्स फॉर प्रेपरेशन एंड प्रोसेस ऑफ पोर्चुगल वीज़ा। तो पुर्तगाल के हवाले से तो सर मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इनकी कोई रेपुटेशन हमने वीज़ा मिलने में कोई इतनी अच्छी नहीं देखी। और आगे इन्होंने लिखा जी, आई नो माई मेल इज़ लिटिल लेंथी, प्लीज़ डू द नीडफुल एंड रिप्लाई, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। आपका ये मैसेज मैंने एंड पे पढ़ा और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है सर। अगर मैं आके इधर तफसील से नहीं बताऊंगा तो फिर मेरे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक आई शुड स्टॉप इट, आई शुडंट डू इट एक्चुअली। तो मेरी कोशिश होती है अगर आप वाजे नहीं करते तो फिर ये सबका मकसद कोई नहीं है। इसके बाद है जी नासिर साहब हैं। नासिर साहब ने लिखा जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप। क्वेश्चन ये था कि मैंने डेट लिखी है जी 8/11 को 2022 को फाइल लॉक करवाई थी, टैक्स कोई भी पे नहीं किया उसके बाद, और मैं हूँ भी जर्मनी में। फ़ाइल की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, पर जिसके ज़रिए करवाई थी उससे पहले राब्ता नहीं हो पा रहा था, अब हुआ है तो कहता है 2000 यूरो कॉन्ट्रैक्ट का लेगा, बाकी 60 टैक्स पे करने पड़ेंगे। मगर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि मैं आया भी 2022 में ही यूरोप आया हूँ। अभी तो पहले वाला
पैसा भी पूरा नहीं हो सका। अगर आप कोई हेल्प कर सकते हैं जिसमें कम पैसे लगें, उधर जाए बिना, थैंक्स। तो नासिर साहब, आपका ये जो आखिरी आपने उधर जाए बिना कह दिया, तो सर देखें, आपके साथ पहले ही एक, इसको मैं स्कैम कहूँ, इसको मैं फ्रॉड कहूँ, क्या कहूँ, ये हो चुका है। पहली बात ये, आपको मैं इस सिलसिले में ये एडवाइस करूँगा कि आप फौरी तौर पे ये जो आपने फ़ाइल लॉक की है, और अगर तो आपने खुद की है तो फिर तो समझ में आती है, अगर किसी के थ्रू करवाई है तो इसको फौरी तौर पे कैंसिल कर दें। अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं, अगर आप पुर्तगाल में बैठे हैं तो फिर ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपका टैक्स नहीं गया, अगर आपके पास जॉब नहीं है अभी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, काम जो है वो उसका आना जाना लगा रहता है। और उसके बाद ये जो 2000 यूरो वाले साहब हैं, अगर इनकी डिटेल है, अगर इनके मैसेजेस हैं आपके पास, और अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्रूफ है, तो मैं आपको ये लाजमी कहूँगा कि इसकी इतला जो है वो आप सेफ को करें, और ये बताएं कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है या आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं। और दूसरा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जी उधर आए बिना, तो मेरा ख्याल है आपका मेरे साथ अभी नया नया वास्ता पड़ा है, तो मैं तो जनाब बड़ी सख्ती से लोगों को ये कहता हूँ कि आप कोई भी इलीगल काम ना करें, क्योंकि जैसे ही अब आपके साथ मसला बना है, आप पैसे भी जेब से देंगे, काम भी आप 2 नंबर करवा रहे हैं, और कल को आपका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, आपका वक्त भी ज़ाया होगा, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, और आप हमेशा जो है वो टेंशन में ही रहेंगे कि मैंने एक गलत काम किया है। तो इसका आसान सा हल होता है कि मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर आपके पास काम नहीं होता तो आप एक्टिविटी ओपन करके अपनी फ़ाइल खुद लॉक कर सकते हैं बगैर किसी को कोई पैसा दिए, और पुर्तगाल में रहें, काम की तलाश करें, एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड करें, कुछ आप जो भी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से आपने बचना है। तो जाए बिना जो सर है वो तो मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूँगा। इसके बाद अगली ईमेल है जी, ये हैं जी मोहम्मद उमैर साहब, और ये लिख रहे हैं जी, डियर ब्रदर, होप यू विल बी फाइन एंड एंजॉय योर गुड हेल्थ। आई वांटेड टू टेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस माय हार्टफेल्ट appreciation for your exceptional efforts and highly admire your initiative for Pakistanis. Your efforts have made a significant impact. Furthermore, I got a Spanish student visa and I plan to travel at the end of September. I am writing to kindly request your assistance in obtaining some new information related to the TRC card of Portugal. Number one, I plan to move to Portugal after getting a 1-year residence card in Spain. Does it affect my TRC process in Portugal? तो ये जो आपने लिखा जी कि रेजिडेंस कार्ड लेने के बाद आप जा रहे हैं, तो शेंगन के अंदर देखें आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, लेकिन बाय लॉ जो है यू कांट स्टे मोर देन 180 डेज कंसेक्टिवली, और अगर आप मल्टीपल विज़िट करते हैं तो आप जो है ये 240 डेज़, यानी आप तकरीबन 8 महीने भी बाहर रह सकते हैं। और इसके बाद आपने लिखा जी, व्हाट डू यू रिकमेंड, आई विल कम टू पोर्चुगल आफ्टर गेटिंग अ 1 ईयर स्पेन रेजिडेंसी कार्ड और विदाउट इट। ओ सॉरी, मैं थोड़ा सा ये मिक्स कर गया हूँ दोनों चीज़ें। आपके पास आई प्लान टू मूव टू पोर्चुगल आफ्टर गेटिंग 1 ईयर रेजिडेंस, बिल्कुल नहीं, इसमें देखें रेजिडेंस कार्ड के साथ आ रहे हैं या वीज़े के साथ आ रहे हैं, तो ये एक ही चीज़ है। इसका मकसद ये है कि आप पुर्तगाल में लीगली आए हैं और वैलिड वीज़ा के साथ आए हैं, और प्रोसेस में किसी किस्म के जो आप इफ़ेक्ट का पूछ रहे हैं, तो ये कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और इसके बाद आगे जो आपने लिखा जी, व्हाट डू यू रिकमेंड, आई विल कम टू पोर्चुगल आफ्टर गेटिंग अ 1 ईयर स्पेन रेजिडेंसी कार्ड और विदाउट इट। देखें, अगर आपका वीज़ा वैलिड है तब भी एक चीज़ है, अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है स्पेन का तब भी एक चीज़ है, और अगर आप पुर्तगाल में आ चुके हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तब भी तकरीबन, क्योंकि फाइल लॉक होगी 88 और 89 में, और दोनों आर्टिकल्स में एक जैसा टाइम लगता है। साल का टैक्स देना ज़रूरी होता है, 12 महीने का, अगर आप पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड लेना चाहते हैं इलीगल एंट्री, अगर आपका वीज़ा इन केस एक्सपायर था जब आप पुर्तगाल आए थे, तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। और लेकिन जितना टाइम लग रहा है, 1.5 साल, तब तक सबके जो हैं वो 12 टैक्स भी पूरे हो जाते, तो इसलिए ये तीनों सिचुएशंस में फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप वैलिड वीज़ा के साथ आएंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास कल को ये चॉइस होगी, इन केस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए प्रोसेस, तो ये 6 महीने का मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आर्टिकल, ये जो 88 हो, 89 हो, और अगर आप लीगल एंट्री के साथ हों। व्हाट डू यू सजेस्ट, इन विच आर्टिकल आई सबमिट माई डॉक्यूमेंट्स,
अगर आपको जॉब मिलती है तो 88, अगर आप अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटी करनी चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो 89। आई एम एन एग्रीकल्चर इंजीनियर एंड हैव अ मास्टर डिग्री, माशाल्लाह जी। आई आल्सो हैव अ रेफरेंस हु विल गिव मी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मोबाइल शॉप कीपर इफ़ नीडेड, आई वांट टू गेट अ TRC कार्ड एज सुन एज पॉसिबल। तो देखें, TRC का टाइम जैसे मैंने बताया ये सेम है, एंड आई विल नेवर एवर रिकमेंड एनी वन टू डू दीज, ये जो आप कह रहे हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ये हो जाए, और कभी भी इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं। जब आप लीगली खुद कर सकते हैं, आप अपनी एक्टिविटी की बेस पे कर सकते हैं फाइल लॉक, तो कोई भी आपको जिग जैग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जेब से पैसे भी देंगे और काम भी 2 नंबर करेंगे, उससे बेहतर है आप अपनी फ़ाइल खुद लॉक कर लें आर्टिकल 89 में, अगर आपके पास जॉब नहीं है। इसके बाद लिखा जी, विल यू हेल्प मी टू गेट अ जॉब रिलेटेड टू माई फील्ड, आई ऑल्सो हैव वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखें, इसमें मैं सर जॉब रिलेटेड अनफॉर्चुनेटली किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये खुशखबरी ज़रूर दे सकता हूँ कि पुर्तगाल जो है ये बड़ा ये एग्रीकल्चर के मामले में एडवांस है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो है बाकी यूरोप की निस्बत जो है ये गर्मी होती है। 2-3 मुल्क हैं जहाँ पे ये सारा एग्रीकल्चर का काम चलता है, जिसमें इटली, स्पेन और पुर्तगाल। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिसमें फल भी हैं, जिसमें सब्जियाँ भी हैं और जिसमें फूल भी हैं। तो आप इंशाल्लाह आप इंजीनियर भी हैं, मास्टर डिग्री होल्डर भी हैं माशाल्लाह, तो आप अपना रास्ता खुद निकाल लेंगे। यहाँ पे लोग ज़मीनें जो है वो भी ठेके पे लेके वो भी काम करते हैं, और एग्रीकल्चर में बड़ा स्कोप है यहाँ पे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और माशाल्लाह आपकी ये सारी ईमेल और आपकी जनाब ये डिग्री बता रही है माशाल्लाह, आप यहाँ पे आके झंडे गाड़ सकते हैं एग्रीकल्चर में। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू एड्रेस माई इंक्वायरीज, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। इफ पॉसिबल प्लीज़ प्रोवाइड एनी रेलेवेंट कॉन्टैक्ट सो दैट आई विल कॉन्टैक्ट यू ऑन व्हाट्सएप। तो देखें, फॉर द टाइम बिंग तो किसी किस्म का कोई नहीं है, लेकिन अगर आप पुर्तगाल में जब आते हैं, आपसे मैं ये लाजमी कहूँगा कि आप ग्रुप में आएँ, ग्रुप में पोस्ट लिखें पाकिस्तानीज़ इन पोर्चुगल में। किसी किस्म की भी आपको हेल्प चाहिए हो, असिस्टेंस चाहिए हो, और आप मुझे टैग भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू। आगे जनाब उमैर साहब हैं, ये उनकी ईमेल दोबारा उमैर साहब की ही शो हो रही है। और इसके बाद अगली ईमेल जो है जी, ये है जी अफ़ील साहब। अफ़ील साहब ने लिखा, ऊपर अफ़ील लिखा है, नीचे अदील से ईमेल है इनकी, तो अफ़ील हैं या अदील हैं। इन्होंने लिखा जी, सर आई लिव इन दुबई सिंस 6 years, आई हैव UAE LTV लाइसेंस, नाउ आई वांट टू माइग्रेट पोर्चुगल, हाउ कैन आई गो, प्लीज़ गाइड मी प्रोसेस एंड एक्सपेंसेस एंड सम वन अवेलेबल देयर हु कैन हायर मी, आई विल पे हिम फीस प्लीज़। हु कैन हायर मी और हु कैन, पता नहीं आपके दिमाग में आप किस हवाले से, देखें अभी आप वीज़े की बात कर रहे हैं और ये जो आप पे करने की बातें कर रहे हैं, तो मेरा जनाब पे वाला मामले से कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरा LTV लाइसेंस है, अच्छी बात है, लेकिन आपका ये जो लाइसेंस है ये पुर्तगाल की TRC के बाद जो है ये चेंज होगा। और दूसरा आप वीज़ा के हवाले से कह रहे हैं, मेरे YouTube के पेज पे वीज़ा के हवाले से वीडियो मौजूद है कि आप अगर दुबई में हैं, UAE में हैं, तो आपने शेंगन वीज़ा किस तरह लेना है। तो लाइव वीडियोस के सेक्शन में आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। और ये जो एक्सपेंसेस का आपने लिखा है, तो ये तो YouTube के जब आप पेज पे जाते हैं तो पहली वीडियो ही आपको ये शो होती है कि पुर्तगाल में अगर आप इमिग्रेशन के लिए आ रहे हैं तो अकेले इंसान का क्या ख़र्चा है, और अगर आप विद फैमिली आ रहे हैं तो कितने पैसे लग सकते हैं। तो ये थी जी आखिरी ईमेल, और ये थे अदील या अफ़ील, और ये 17 अगस्त की ईमेल पढ़ी जा रही हैं। कल की वीडियो में जब ये मैंने बताया कि कॉन्टैक्ट अस पे जाके देश और परदेश.com वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट अस में आपने ईमेल भेजनी है, तो उसके बाद जनाब ईमेल हैं कि उनका रुकने का वो रुके ही नहीं रही, और ये सिलसिला मुसलसल माशाल्लाह कंटिन्यू है।
और बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी जल्दी आपकी तमाम ईमेल्स का जवाब दिया जाए। तो मुझे अब इजाज़त दें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।